मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अमेरिका की क्रांति के कारण क्या थे। आज हमें ये देखना है कि अमेरिका की क्रांति का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग विश्व इतिहास में अमेरिका की क्रांति के कारण, परिणाम या प्रभाव, और फिर उसके बारे में हम इसके बाद देखेंगे उसका स्वरूप क्या है। तो हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के प्रभाव। अमेरिकी क्रांति के प्रभाव, इसको हम थोड़ा देखते हैं ध्यान से, विस्तार से। ये आपके यूपीएससी के मेंस का टॉपिक है, जो मेंस में ये शामिल किया गया है। तो क्रांति के प्रभाव में हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जहां पे क्रांति हुई वहां पे क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि अमेरिका के किन किन सेक्टर में हमें देखना है। तो हम इसके राजनीतिक क्षेत्र में देख लेंगे कि क्या क्रांति का प्रभाव पड़ रहा है। फिर हम सामाजिक देख लेंगे, फिर हम आर्थिक देख लेंगे, और फिर एक अंत में हम धार्मिक प्रभाव देख लेंगे। तो एक तो हमें अमेरिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा क्रांति का, इसके बारे में देखना है। दूसरा, ब्रिटेन के ऊपर क्या पड़ा। ब्रिटेन के ऊपर जो जो प्रभाव पड़ा वो हम अभी देखेंगे एक एक करके। तो इसमें ब्रिटेन के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो रहा है। तो जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ की शासन का अंत हो जाता है। अगला, ब्रिटेन क्या करता है, नए उपनिवेश की खोज में निकलता है। नए उपनिवेश बनाना, यानी कि ब्रिटेन अब नए उपनिवेश को बनाने लगता है। वाणिज्यवादी नीति में परिवर्तन, वाणिज्यवादी नीति में परिवर्तन। और एक और है, यानी कि औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, यानी कि जो ब्रिटेन है अपने औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन करता है। औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन। फिर यहां पे देखने के बाद हम आगे देख लेते हैं कि एक फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा है। फ्रांस के साथ साथ हमारे पास एक दो और उपनिवेश नए बन रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड। और फिर फाइनली भारत पे और आयरलैंड पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आयरलैंड पे और भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हमने इतना समझ लिया, मतलब कि हमारा अमेरिका की क्रांति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अमेरिका की क्रांति को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिका की क्रांति के बाद सिर्फ अमेरिका में ही बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पे एक नए देश का उभार हो रहा है, और पूरे विश्व में एक नया राजनीतिक ढांचा मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका वो पहला देश है जो राजनीतिक क्षेत्र में संविधान की बात करता है और संविधान लेकर के आता है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में ही है। फिर दूसरी बात यह है कि एक तो लिखित संविधान है, यानी कि संविधानवाद की बात देता है। दूसरी बात, अमेरिका गणतंत्र की बात देता है। किसकी? गणतंत्र की बात देता है। यानी कि गणतंत्र का मतलब सभी लोग समझते हैं कि जो वहां का प्रमुख होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, यानी कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाएगा, प्रतिनिधियात्मक शासन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अमेरिकी क्रांति से पहले और अमेरिका से पहले विश्व के अन्य देशों में संसदीय व्यवस्था नहीं थी। संसदीय व्यवस्था होती थी और ऐसी व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन वो सब थी राजतंत्र थी और वो सब निरंकुश था। यहां पे पहली बार अमेरिका की क्रांति के बाद राजनीतिक क्षेत्र में लिखित संविधान आता है,
गणतंत्र आता है और संघवाद आता है। अर्थात राजनीति में संघात्मक व्यवस्था, प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था और गणतंत्र की व्यवस्था पूरे विश्व में आपको सबसे पहली बार अमेरिका में ही दिखेगा। और जहां पे पहले रहा है वो राजतंत्र के अधीन निरंकुश होकर रहा है, यानी कि यहां पे प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाता था और प्रतिनिधियात्मक शासन था। फिर हम सामाजिक स्तर पे आकर के बात करते हैं तो अमेरिका की क्रांति के बाद समाज एक समतामूलक समाज निकल करके आया जो प्रगतिशील समाज था। अर्थात अगर महिलाओं के बारे में हम देखेंगे तो महिलाओं को वहां पे पुत्र की भांति पिता के संपत्ति में अधिकार दिया गया था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। यहां तक कि युद्ध के दौरान महिलाओं ने गुप्तचर का भी काम किया था। जब हम पढ़ेंगे स्वरूप के बारे में, अमेरिकी क्रांति के स्वरूप, वहां पे देखेंगे वो एक समतावादी स्वरूप था, यानी कि लैंगिक समानता थी उसमें, यानी कि महिलाएं अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुप्तचर का भी काम की है। गुप्तचर के साथ साथ अस्त्र शस्त्र निर्माण में भी उनका योगदान रहा है और अस्त्र शस्त्र के निर्माण के बाद महिलाओं ने युद्ध में भी भागीदारी की है। कर्नवालिस को यह बात कहना पड़ा था कि अगर हम उत्तरी अमेरिका के समस्त पुरुषों को खत्म कर दें तो भी हमें जीतने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था निकल करके आती थी वो क्या थी? समाज समतामूलक थी और प्रगतिशील थी। यानी कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, पैतृक संपत्ति में अधिकार था, उनके लिए स्कूल्स खोले गए। अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वो महिलाओं को लेकर के प्रगतिशील है। फिर इसके बाद हम आर्थिक की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संघर्ष से पहले अमेरिका एक उपनिवेश था ब्रिटेन का, जहां पे ब्रिटेन लगातार अमेरिका का शोषण कर रहा था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आर्थिक रूप से कई फायदे हुए। अमेरिका जैसे ही स्वतंत्र होता है वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मुड़ जाता है, यानी कि पूंजीवाद के विकास में जितनी भी बाधाएं थी वो सभी दूर हो गई। अब जो प्राकृतिक संसाधन थे, खनिज थे, खान थे, बागान थे या जंगल थे, उन सब से राजशाही अंत हो जाता है, राजशाही अधिकार समाप्त हो जाता है और वो किसका अधिकार में आ जाता है? व्यक्तिगत रूप से पूंजीपतियों का अधिकार में आ जाता है। अर्थात वो लोग अब अमेरिका के विकास के लिए उसका भरपूर मात्रा में दोहन करने लगे और एक पूंजीवादी व्यवस्था निकल करके आ रही है। ठीक इसी के साथ चूंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो ब्रिटेन से माल नहीं आ पाते थे, ब्रिटेन से माल नहीं पहुंच पाते थे अमेरिका तक, तो इसलिए वहां के स्थानीय उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। दूसरी चीज कि इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो यूरोपीय लोग वहां पे अमेरिका पहुंचे थे, उन्होंने यूरोप में होने वाले कृषि सुधारों के बारे में बताया। तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगातार कृषि के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और वो कृषि जो पहले अपने मातृ देश के हित की पूर्ति के लिए की जाती थी, अब स्वतंत्र रूप से नवोदित राष्ट्र के विकास के रूप में उपयोग की जा रही है और कृषि का उपयोग अमेरिका के विकास के लिए किया जाने लगा। यानी कि कृषि क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में भी हो रहा है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी हो रहा है। फिर इसी के साथ हम धार्मिक की बात करेंगे तो अमेरिका पहला ऐसा देश है जहां धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। अर्थात इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था कि चर्च का राजनीति के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि चर्च को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया गया। क्लियर? आर यू गेटिंग? तो ये था अमेरिका के ऊपर प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि ब्रिटेन के ऊपर क्या प्रभाव था। अमेरिका के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन चूंकि ब्रिटेन का वहां पे कब्जा था ना, ब्रिटेन हार गया, तो ब्रिटेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्रिटेन के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है कि ब्रिटेन चूंकि हार गया वहां पे, तो अब आप आकर के देखेंगे कि जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ का जो शासन है उसकी लगातार बुराइयां हो रही है और ये जो अराजकता फैली है इसके लिए जॉर्ज तृतीय और लॉर्ड नॉर्थ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अर्थात लॉर्ड नॉर्थ को अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।
लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और जॉर्ज तृतीय जो संसद को अपने हाथों की कठपुतली समझता था, उनके भी शासन का अंत हुआ और जो राजा के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस पे लगातार प्रहार किया गया। और इसके बाद फिर जूनियर पिट की सरकार बनती है, जूनियर पिट की, जहां से आप देखेंगे कि संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है विलियम पिट की सरकार से। यानी कि राजा के दैवीय अधिकार का जो सिद्धांत था उसके ऊपर प्रहार किया गया और संसद को मजबूत करने की बात की जाती है। क्योंकि जॉर्ज तृतीय जो था वो संसद को कठपुतली समझता था, तो इसके बाद से लगातार संसद को मजबूत करने की बात की गई और सीनेट में संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही है लगातार। तो ब्रिटेन में एक ये प्रभाव पड़ा। दूसरा, ब्रिटेन चूंकि हार चुका है, यहां पे इसकी प्रतिष्ठा खो चुकी है, तो इसकी प्रतिष्ठा खो चुकी है तो ब्रिटेन पुनः अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए नए नए उपनिवेशों की खोज कर रहा है। और इसके बाद देखेंगे कि यहीं पे नए दो उपनिवेश निकल करके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी कि अमेरिका के जब 13 उपनिवेश इसके हाथ से निकल गए तो अब ये अपना नया उपनिवेश बनाने की ओर प्रवृत्त हो रहा है। फिर इसके बाद वाणिज्यवादी नीति का परिवर्तन, वाणिज्यवादी नीति में परिवर्तन, यानी कि ब्रिटेन अपनी वाणिज्यवादी नीति को त्याग देता है। ऐसा माना जाता था तब कि जब ये उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से निकल गया तो अमेरिका और ब्रिटेन का व्यापार कम होगा। लेकिन कुछ ही समय के बाद आप ये देखेंगे कि पहले जितना व्यापार होता था उससे कई गुना व्यापार ब्रिटेन का और अमेरिका का बढ़ गया। अर्थात ब्रिटेन ये समझ चुका था कि अब वाणिज्यवादी नीति से बेहतर ओपन मार्केट है, इसीलिए बाद में इसने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया है और वाणिज्यवादी नीति को छोड़ दिया। वाणिज्यवादी नीति का मतलब जो सरकार के कंट्रोल में व्यापार वाणिज्य हो, उसको वाणिज्यवादी नीति बोलते हैं। और इसके साथ ही उपनिवेशों के प्रति नीति में परिवर्तन कर रहा है। अब वो देख रहा है कि अगर हम उपनिवेश की जनता की बातों को नहीं मानेंगे, उनके द्वारा किए जा रहे डिमांड्स को हम नहीं मानेंगे, उनके द्वारा किए जा रहे स्वशासन की मांग को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे हाथ से उपनिवेश निकल जाएंगे। तो इसके बाद उन्होंने कुछ उपनिवेशों की जनता के द्वारा की जाने वाली मांगों को मानना शुरू कर दिया। और इसी के साथ 19वीं 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और फिर ये हो गया औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, यानी कि उपनिवेशों के प्रति अब नीति में ब्रिटेन परिवर्तन कर रहा है, उनकी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। क्लियर? ये था। अब बचा फ्रांस। फ्रांस में क्या परिवर्तन है? फ्रांस में भी तो परिवर्तन आएगा। तो फ्रांस में परिवर्तन ये आया कि फ्रांस ने अपनी सप्तवर्षीय युद्ध जो 56 से लेकर के 63 तक चला था, उसके हार का बदला निकाल दिया। अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस अमेरिका की तरफ से सहयोग किया और उसने अपनी हार का बदला यानी कि खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर। लेकिन इस खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो गया और वो आर्थिक नुकसान इतना ज्यादा था कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था चल रही है। लेकिन अभी और भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे इतिहासकार महोदय हेज कहते हैं कि अमेरिका की क्रांति का प्रभाव ब्रिटेन पे चाहे जो पड़ा हो, लेकिन फ्रांस पे व्यापक रूप से पड़ा। क्या हुआ फ्रांस के भाई? तो फ्रांस के जो सैनिक थे अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की मदद कर रहे थे, उन्होंने वहां पे देखा था कि स्वतंत्रता की ज्वाला कैसे जली हुई है और लोग कैसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। गणतंत्र के बारे में उन्होंने वहां पे सीखा था, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के बारे में सीखा था, संविधान के बारे में सीखा था।
यानी कि अमेरिका के क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे फ्रांस के सैनिक। इसमें एक लाफायत का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि लाफायत अपने साथ अमेरिका की क्रांति से फ्रांस में क्रांति का मसाल लेकर के आया था। यानी कि अमेरिका की क्रांति से लौटे हुए जितने सैनिक थे वो अपने साथ उदारवाद, गणतंत्र, लोकतंत्र इत्यादि की जो भावनाएं थी उसको अपने साथ लेकर गए थे। इसलिए आप देखेंगे कि 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उस फ्रांस की क्रांति में भी अमेरिका की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फ्रांस के जो क्रांति के दौरान जो नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसका मूल हमें अमेरिका की क्रांति में ही दिखता है। अर्थात जो सैनिक वहां पे थे वो लोग अपने साथ क्रांति की मसाल लेकर के फ्रांस पहुंचे थे, यानी कि फ्रांस में भी क्रांति। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्या है। तो यहां पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ब्रिटेन जो है अपना उपनिवेश फैला रहा है। ब्रिटेन अपना उपनिवेश फैलाने के क्रम में अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों ब्रिटेन का उपनिवेश बन रहा है। क्लियर? फिर आयरलैंड पे क्या प्रभाव पड़ा? ये वही समय है जब अमेरिका में क्रांति हो रही है, ठीक उसी समय आयरलैंड की भी जनता जो है वो ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है और ब्रिटेन से आजाद होना चाहती है, क्योंकि आयरलैंड पे भी ब्रिटेन का अधिकार था। तो अमेरिकी क्रांति का जो नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, वही नारा आयरलैंड में भी प्रचलित है और बड़े जोर शोर के साथ वहां पे आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार 1782 ईस्वी में आप देखेंगे कि आयरलैंड के संसद को कानून बनाने का अधिकार दे देती है। समझ में? तो आयरलैंड पे ये प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं हम भारत की। भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो इन सब में सबसे प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ रहा है तो भारत। क्यों है? भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो पहले सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध में जहां पे अमेरिका और फ्रांस दोनों अमेरिका में टकरा रहे हैं, यूरोप में टकरा रहे हैं, उसके टकराहट की प्रभाव हमें यहां पे भी दिखेगा, भारत में भी दिखेगा। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, जिसको हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में देखते हैं, वो एकमात्र सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव ही था 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी, जिसमें अंतिम रूप से फ्रांस की पराजय हुई। 1760 ईस्वी में वांडियावास का युद्ध होता है। इसके बाद जो युद्ध भारत के बाहर हो रहा है उसका विस्तार भारत में भी हो रहा है, और इस मौके का फायदा उठा करके ब्रिटिशर्स ने भारत से फ्रांसीसी को हमेशा के लिए भगा दिया, हमेशा के लिए हटा दिया। अर्थात अब ब्रिटिशर्स का मार्ग हमेशा के लिए क्लियर हो गया भारत। दूसरी बात, एक तो ब्रिटिशर्स का मार्ग हमेशा के लिए भारत में क्लियर हो गया, और दूसरी बात ये निकल करके आती है कि चूंकि अमेरिका की क्रांति का एक कारण में से ये भी रहा था कि ब्रिटिश सरकार ने वहां पे सीमित मात्रा में हस्तक्षेप किया था, अत्यधिक मात्रा में हस्तक्षेप नहीं किया था। तो उस सीमित मात्रा में हस्तक्षेप करने के कारण ब्रिटेन को यह भली भांति ज्ञात है कि अगर हम कहीं पे कम हस्तक्षेप करेंगे और फिर बाद में अगर उसको कड़ाई से पालन करेंगे तो वहां पे विद्रोह होगा और विरोध होगा। इसलिए आप शुरुआती दौर से ही देखेंगे कि भारत में विभिन्न कानूनों के माध्यम से भारत को कड़े नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है। जैसे ये वही समय था जब अमेरिका में क्रांति चल रही थी और भारत में 1773 ईस्वी का आपको रेगुलेटिंग एक्ट दिखेगा। कर्नवालिस जब वहां से हार करके आता है तो भारत में आता है तो उसके लिए विशेष अधिकार के साथ भेजा गया है। कर्नवालिस के लिए ही स्पेशल रूप से पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 में आता है।
अब भारत पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने लगातार भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। जैसे इन्होंने सहायक संधि, हड़प की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति इत्यादि के माध्यम से इन्होंने हमेशा ये व्यवस्था बनाए रखा है कि कभी भी भारतीय एक न हो पाए, और एक न हो पाए ताकि वो संगठित होकर के आंदोलन न करें। इसी की परिणति में आपको बाद में आकर के दिखेगा 1909 का पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो रूल आया था मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। वो एक तरीके से फूट डालो और राज करो की नीति का भाग था। अर्थात अगर हम इस अमेरिकी क्रांति का अगर सबसे कहीं प्रतिकूल प्रभाव अगर हमें दिखाई देता है तो वो भारत है। आगे समझ में सबको? एनी क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।